क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 122, झुंड में कोई। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। कीमियागर और जानवरों को वश में करने वाले उन पदार्थों के लिए भारी कीमत चुकाते थे जो जानबूझकर उनके साथियों या माउंट को विकसित कर सकते थे। उन्होंने जो रक्त की बोतलें एकत्र की थीं, उनकी कीमत केवल गुणवर्धक खजानों से कहीं अधिक हो सकती है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। लेकिन उनके भागने के बाद ये चिंताएं थीं। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? मून ने सीधे मिराज से पूछा। हमें गलफड़ों तक पहुंचने के लिए उन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से तैरना होगा। यह कठिन और खतरनाक होने वाला है। मिराज ने रक्तकुंड में वापस गोता लगाकर और एक फुर्तीले चक्र का प्रदर्शन करके जवाब दिया। उसका नया पंख उसे सहजता से आगे बढ़ा रहा था। संदेश स्पष्ट था, मैं तैयार हूं। चल दर। चंद्रमा सब कुछ होते हुए भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो ठीक है, चलो इस राक्षस से बाहर निकलें। उसने सेलीन की ओर देखा। जैसा कि आपने सुझाव दिया था, हम मुख्य जहाज का अनुसरण करते हैं। हम मिराज की सवारी करेंगे क्योंकि वह हमारा सबसे मजबूत तैराक है, फिर भी वह हमसे तेज चलने में सक्षम होना चाहिए। सेलीन ने गठन से सहमति व्यक्त की। एक योजना की तरह लगता है। एक साथ वे तीनों सबसे बड़े वाहिका द्वार के पास पहुंचे, जहां से प्रत्येक तेज दिल की धड़कन के साथ रक्त बाहर की ओर बढ़ता था। गिल्स की ओर और उम्मीद है कि स्वतंत्रता की ओर यात्रा अंततः शुरू हो गई थी। मून और सेलीन ने जहाज में अपने प्रवेश का समय निर्धारित किया। वे हृदय के सबसे मजबूत संकुचन चरण के दौरान प्रवेश करना चाहते थे, जब दबाव और करंट अधिकतम बल पर होगा। इससे उन्हें पोत के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे उन्हें गाढ़े रक्त में अपनी सांस रोकने के लिए आवश्यक कुल समय कम हो जाएगा। प्रहार प्रहार। जब विशाल हृदय जबरदस्त ताकत के साथ सिकुड़ा, तो मून, सेलीन और मिराज पहले से ही वेंट्रिकल से गिल्स की ओर बढ़ रहे रक्त के भीतर स्थित थे। धारा अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इतनी शक्तिशाली कि उन्हें उफनती नदी में पत्तों की तरह बहा ले जाया जा सके। लेकिन मिराज के नए विकास ने इन स्थितियों से निपटना उनके पिछले अनुभव की तुलना में नाटकीय रूप से आसान बना दिया है। रूपांतरित घोड़ा केवल धारा के साथ निष्क्रिय रूप से नहीं बह रहा था, वह सक्रिय रूप से इसके माध्यम से गति कर रहा था। उसकी फिनटेल रक्त प्रवाह द्वारा प्रदान की गई गति से अधिक गति जोड़ने के लिए सही लय के साथ लहरा रही थी। सफेद घोड़ा चिपचिपे तरल पदार्थ के माध्यम से शानदार ढंग से तैरता था। उसके नए जलीय अनुकूलन ने चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद उसे उल्लेखनीय रूप से चुस्त बना दिया था। मून ने एक हाथ से मिराज के अयाल को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से चलाने में मदद कर रहा था। सेलीन ने मून की कमर को कसकर पकड़ लिया, उन्हें जहाज के माध्यम से सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करने के लिए अपने माउंट पर भरोसा किया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। जहाज की दीवारें दिल की धड़कन के साथ लय में सिकुड़ गईं और शिथिल हो गईं, लेकिन मार्ग नेविगेशन के लिए पर्याप्त खुला रहा। मिराज की सहायता की बदौलत रक्त प्रवाह ने उन्हें प्रभावशाली गति से आगे बढ़ाया। फिर जैसे ही उन्होंने विशाल धमनी में एक वक्र का चक्कर लगाया, सामने प्रकाश दिखाई देने लगा। मून और सेलीन की आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। रोशनी इतनी उज्ज्वल थी कि इसे नजरअंदाज करना असंभव था। जिस अंधेरे से वे गुजर रहे थे, उसके विपरीत एक शक्तिशाली विपरीत। एक संक्षिप्त आशापूर्ण क्षण के लिए मून ने सोचा कि वे जहाज के अंत तक पहुंच गए हैं। यह प्रकाश उनके निकास बिंदु, बाहरी दुनिया की ओर खुलने वाले गलफड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, सच्चाई सामने आ गई। प्रकाश किसी एक स्रोत से नहीं आ रहा था। इसमें सैकड़ों, संभवतः हजारों, रक्त प्रवाह में तैरती छोटी छोटी चमकती इकाइयां शामिल थीं।
वे पूरी तरह से प्रकाश से बनी चमकदार सफेद कोई मछली की तरह दिखते थे। प्रत्येक एक मानव मुट्ठी से बड़ा नहीं था। वे एक इकाई के रूप में आगे बढ़े। उनके अलौकिक शरीर नरम चमक के साथ उनके चारों ओर रक्त को रोशन कर रहे थे। मून और सेलीन ने एक दूसरे पर चिंतित नजरें डालीं। उनके दिमाग एक साथ एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। चमकती कोई रक्त प्रवाह की धारा के विपरीत तैर रही थीं। शक्तिशाली दबाव के बावजूद केंद्रित इरादे के साथ धारा की दिशा में आगे बढ़ना, जो उन्हें पीछे की ओर ले जाना चाहिए था। इसका केवल एक ही मतलब था, वे किसी विशिष्ट चीज की खोज कर रहे थे। और वह कुछ हो सकता है कि वर्तमान में खून की धारा में सवार 3 विदेशी घुसपैठिए हों। मून ने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि क्या कोई शत्रुतापूर्ण था या केवल अपने रास्ते पर जा रहा था। उसने तुरंत उन तीनों के चारों ओर संपीड़ित हवा का एक गोलाकार अवरोध बनाते हुए मन को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। तकनीक ने एक सुरक्षात्मक बुलबुला बनाया जो हमलों को रोक देगा और संभावित रूप से उन्हें सीधे संपर्क के बिना झुंड से आगे निकलने की अनुमति देगा। लेकिन रक्त के माध्यम से तैरते समय इतने बड़े अवरोध को बनाए रखने के लिए भारी मन व्यय की आवश्यकता होती है। चंद्रमा इसे अकेले अधिक समय तक कायम नहीं रख सका। उसने अपना सिर सेलीन की ओर घुमाया और अपने इरादे बताने के लिए तुरंत हाथ का इशारा किया, क्योंकि वे पानी के अंदर बात नहीं कर सकते थे। उनके इशारों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया, बाधा को मजबूत करने में मेरी मदद करें। मन लागत को विभाजित करें। सेलीन तुरंत समझ गई। उसने अपने स्वयं के वायु तत्व को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसका मन चंद्रमा के साथ विलय कर उनके और मिराज के चारों ओर एक मजबूत, अधिक स्थिर सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाने लगा। संयुक्त अवरोध ने तीनों को पूरी तरह से कवर कर लिया, जिससे शत्रुतापूर्ण वातावरण में सापेक्ष सुरक्षा का क्षेत्र तैयार हो गया। प्रकाश कोई का झुंड तेजी से निकट आ रहा था। उनके चमकते रूप एक इकाई के रूप में आगे बढ़ते हुए लगभग सम्मोहक पैटर्न बना रहे थे। सैकड़ों आत्मा जैसे प्राणियों ने चंद्रमा के समूह को चारों ओर से घेर लिया, उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। एक तनावपूर्ण क्षण के लिए कोई हवा के अवरोध के चारों ओर खून में मंडराता रहा। उनके चमकदार शरीर धीरे धीरे स्पंदित हो रहे थे। वे अवलोकन कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहे थे कि बाधा क्या है। मून और सेलीन ने अपनी सांसें रोक लीं, शाब्दिक और आलंकारिक रूप से यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जीव क्या करेंगे। फिर जैसे ही अचानक वे प्रकट हुए, कोई झुंड तितर-बितर होने लगा। चमकती आत्माएं दूर चली गईं, रक्त प्रवाह के विरुद्ध अपनी अपस्ट्रीम यात्रा जारी रखी, जैसे कि चंद्रमा का समूह उनके ध्यान के लायक ही नहीं था। मून और सेलीन ने अपने गठन में अंतराल के माध्यम से तैरते हुए शेष कोई को आगे बढ़ाया। मिराज की शक्तिशाली तैराकी उन्हें झुंड की परिधि से परे ले गई। कुछ ही क्षणों में उन्होंने चमकते समूह को पूरी तरह साफ कर दिया। जब दोनों जागने वालों ने पीछे मुड़कर पीछे की ओर छोटी होती रोशनी को देखा तो उन्होंने आंतरिक रूप से आह भरी। हालांकि वे हवा के बुलबुले के अंदर थे, फिर भी उनकी सांसें रुकी हुई थीं क्योंकि खून अभी भी उस बुलबुले के अंदर था। वे शायद कुछ और ढूंढ रहे थे। मून ने खुद को थोड़ा आराम देते हुए सोचा, जीव के रक्त प्रवाह के भीतर कोई अन्य लक्ष्य या खतरा। हम बस उनके गश्ती पथ पर थे। जैसे कि कोई उसे उस समय से पहले की धारणा के लिए उकसाना चाहता था। पूरे झुंड ने अचानक अपनी धारा के विपरीत गति रोक दी। फिर एकदम एक सुर में वे सब घूम गए और स्पष्ट शत्रुतापूर्ण इरादे के साथ सीधे चंद्रमा, सेलीन और मिराज की ओर बढ़ते हुए रक्त प्रवाह के साथ बहना शुरू कर दिया। छी, मैंने बहुत जल्दी सोच लिया। अध्याय 123 झुंड में कोई कोई 2। सैकड़ों चमकदार कोई अब सक्रिय रूप से उनका पीछा कर रहे थे, पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास रक्त प्रवाह था जो इसके खिलाफ लड़ने के बजाय उनकी गति में सहायता कर रहा था। मून ने घोड़े को दर्द पहुंचाए बिना अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए मिराज को आगे बढ़ने का आग्रह किया। जाओ मिराज, तेज। मिराज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी नई पंख जैसी पूंछ बढ़ी हुई ताकत के साथ पंप कर रही थी। जो कुछ भी उसके पास था उसके साथ रक्त के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया।
मिराज की अविश्वसनीय जलीय गति के बावजूद उसके विकास से पहले की गति से कहीं अधिक वह अभी भी दो पूर्ण विकसित यात्रियों को अपनी पीठ पर ले जा रहा था। अतिरिक्त वजन ने उसे पीछा करने वाले झुंड से सार्थक दूरी बनाने के लिए पर्याप्त गति बढ़ाने से रोक दिया। कुछ ही सेकंड में कोई ने मून के समूह को पूरी तरह से पकड़ लिया और कुछ ही क्षणों में उन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। चंद्रमा अब हर दिशा में शानदार सफेद रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था, क्योंकि सैकड़ों चमकती कोई ने उनके पवन अवरोधक को चारों ओर से घेर लिया था। आत्मिक प्राणियों ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया, खुद को सुरक्षात्मक क्षेत्र से टकराया। बम बम। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कोई अपेक्षाकृत कमजोर थी, शायद कच्ची शक्ति के मामले में स्तर 10 के जानवर के बराबर, लेकिन उनकी विशाल संख्या ने कमजोरी को जबरदस्त ताकत में बदल दिया। सैकड़ों लोगों ने हर कोण से एक साथ हमला किया और हवा की बाधा से सुरक्षा के बावजूद जीवों के छोटे मुट्ठी के आकार के शरीरों के कारण कई हमले सफलतापूर्वक हुए, जो रक्षा में अंतराल के माध्यम से फिसल सकते थे। सुरक्षात्मक बुलबुले के अंदर फंसे लोगों के लिए यह एक भयानक अनुभव था। यहाँ तक कि स्वयं मून को भी अपने दिल में कुछ डर घर करता हुआ महसूस हुआ। यह उस व्यक्ति के लिए एक दुर्लभ भावना थी जिसने 2 एस रैंक जानवरों का सामना किया और बच गया। ऐसे सैकड़ों प्राणी थे। उनकी संख्या अनंत लग रही थी और वे अपने प्राकृतिक आवास में लड़ रहे थे, इस वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित। इससे भी बदतर, चंद्रमा अपनी सबसे मजबूत आक्रामक क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ था। उसका बिजली का तत्व रक्त के माध्यम से अंधाधुंध प्रवाह करेगा, खुद को, मिराज को और कोई के साथ सेलीन को बिजली का झटका देगा। उनकी इग्नाइट कौशल सीमित स्थान के भीतर विस्फोट पैदा करेगा, जिससे विस्फोट के दायरे में निष्ठा की परवाह किए बिना सभी को विनाशकारी क्षति होगी। वह केवल हवा में हेरफेर करके, अवरोध पैदा करके और हमलों को टालकर बचाव कर सकता था। लेकिन अगर झुंड कभी नरम नहीं पड़ा तो अकेले बचाव से उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। कोई पर हमला करने की उथल पुथल के दौरान मून ने सेलीन पर एक हताश नजर डाली। हमें बचाव करते रहना होगा, उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई। सेलीन ने उसी मूल्यांकन को साझा करते हुए गंभीर रूप से सिर हिलाया। उनके पास बाधा को बनाए रखने और एक अवसर मिलने की आशा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बचाव करना उत्तरोत्तर कठिन होता गया। कोई झुंड अटूट लग रहा था और उनके सुरक्षात्मक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक निरंतर मन व्यय चंद्रमा और सेलेन के भंडार को खतरनाक दर से खत्म कर रहा था। मून को पता था कि वे इस दर पर अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकते। वह विभिन्न योजनाओं और विकल्पों पर पागलपन से सोचने लगा। उनका पहला विचार उनके समूह और झुंड के बीच मिट्टी की दीवारें बनाना था, जिसमें कोई के विशाल समूह को छोटे, अधिक प्रबंधनीय समूहों में अलग करने का प्रयास किया गया था, जिनसे व्यक्तिगत रूप से निपटा जा सकता था। लेकिन वह योजना शानदार ढंग से विफल रही। आने वाले रक्त प्रवाह ने सैकड़ों कोई के हमले के साथ मिलकर अस्थायी पृथ्वी बाधाओं को मात्र कुछ सेकंड में तोड़ दिया। विभिन्न मौलिक संयोजनों और रक्षात्मक रणनीतियों का उपयोग करके कई और असफल प्रयासों के बाद चंद्रमा की आंखें अचानक एक विचार से चमक उठीं। चूंकि झुंड रक्त प्रवाह में विदेशी वस्तुओं पर हमला कर रहा है, मैं बस उन्हें हमला करने के लिए और अधिक लक्ष्य प्रदान कर सकता हूं। उसका ध्यान तुरंत उसके स्थानिक भंडार में संग्रहीत जानवरों की लाशों पर गया। वह अपनी पूरी यात्रा के दौरान मारे गए लोगों के शवों को इकट्ठा करता रहा और उन्हें लाभ के लिए व्यापारिक केंद्रों पर बेचने का इरादा रखता था। चंद्रमा ने संकोच नहीं किया, हर सेकंड गिना। उसने तुरंत अपनी भंडारण रिंग से एक जानवर की लाश निकाली और उसे खून में छोड़ दिया। जैसे ही शव उनके बीच आया, कोई झुंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुरंत चंद्रमा की बाधा पर हमला करने से हट गया। इसके बजाय उन्होंने लाशों को घेर लिया। उनके चमकते शरीर विदेशी वस्तु पर वैसे ही एकत्रित हो गए जैसे कुत्ते मांस पर करते थे। यह 15 स्तर के जानवर की लाश थी, फिर भी कोई ने इसे एक पागल गति से निगल लिया। चंद्रमा ने भयभीत होकर मंत्रमुग्ध होकर देखा जब प्राणियों ने हड्डियों से मांस को अलग कर दिया, अंगों को खा लिया और पूरे शव को नष्ट कर दिया। दक्षता बिल्कुल भयावह थी, जैसे पिरान्हा को कुछ ही क्षणों में शिकार को कंकाल बनाते देखना। झुंड 2 अलग अलग समूहों में विभाजित हो गया,
एक समूह ने जानवर की लाश को खाना जारी रखा, जबकि दूसरे ने चंद्रमा के समूह का पीछा करना जारी रखा। लेकिन विभाजन का मतलब था कि कम लोग सीधे उनके अवरोध पर हमला कर रहे थे। यह महसूस करते हुए कि रणनीति वास्तव में काम करती है, मून ने सेलीन की ओर रुख किया और तुरंत सिर हिलाया और उसे भी ऐसा करने का इशारा किया। वह तुरंत समझ गई और स्थानिक भंडारण से अपने जानवरों की लाशों को वापस लेने से पहले उसे थम्स अप दिया। दोनों जागरूकों ने जानवरों की लाशों को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे पीछा करने वाले झुंड के लिए ध्यान भटकाने का रास्ता तैयार हो गया। उन्होंने शुरू में कुल 6 जानवरों की लाशें तैनात कीं, जिन्हें कोई झुंड ने तुरंत उसी भयानक दर से निगलना शुरू कर दिया। सक्रिय रूप से उनके अवरोध पर हमला करने वाले प्राणियों की संख्या काफी कम हो गई, जिससे चंद्रमा और सेलीन को सुरक्षात्मक क्षेत्र को बनाए रखने पर मन व्यय को कम करने की अनुमति मिली। जीवित रहने की संभावना से उत्साहित होकर उन्होंने नियमित अंतराल पर झुंड को जानवरों की लाशें खिलाना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी सूची पूरी तरह से सूख न जाए, साथ ही भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखी। इस हताश रणनीति के 10 मिनट के भीतर मून और सेलीन ने लगभग 10 जानवरों के शरीर को रक्त प्रवाह में छोड़ दिया था। जिस दर से कोई ने प्रत्येक शव को निगल लिया और फिर वापस उनके पास आ गया, वह बिल्कुल पागलपन भरा था। भोजन का उन्माद समाप्त होने और पूरी तीव्रता से पीछा शुरू करने से पहले प्रत्येक शरीर ने उन्हें शायद 30 से 60 सेकंड कम दबाव दिया। तुम्हारे पास कितनी लाशें बची हैं? चंद्रमा ने हाथ के संकेतों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश की। लंबे समय तक सांस रोकने के कारण उसके फेफड़े जलने लगे। उसके पास सांस लेने का लगभग 15 से 20 मिनट अधिक समय था। सेलीन ने 10 उंगलियां उठाईं, फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर इशारा किया। चंद्रमा ने मन ही मन गिनती की, शायद उसके भंडार में 7 या 8 शव बचे हों। इस रणनीति को अनिश्चितकाल तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें शीघ्र ही गलफड़ों तक पहुंचने की आवश्यकता थी, अन्यथा उनका अस्थायी समाधान विफल हो जाएगा और झुंड उन पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। मिराज ने थकावट के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ तैरना जारी रखा। उसका विकसित शरीर उसके पास मौजूद हर चीज के साथ खून बहा रहा था। जहाज आगे तेजी से मुड़ा और चंद्रमा ने सोचा कि उसने पर्यावरण में बदलाव का पता लगाया है। मार्ग चौड़ा होता दिख रहा था, रक्त प्रवाह अधिक अशांत हो गया था। चलो ये गलफड़े हैं, मून ने हताश होकर सोचा। उसने एक और जानवर की लाश को छोड़ दिया, जिससे उन्हें बहुमूल्य अतिरिक्त सेकंड मिले, क्योंकि कोई झुंड अपने भोजन के उन्माद के साथ उस पर गिर गया। प्राणी के संचार तंत्र के माध्यम से उनकी हताश उड़ान जारी रही, हर पल उन्हें या तो स्वतंत्रता या स्थायी मृत्यु के करीब लाती रही। अध्याय 124 गहरा महासागर। जिस चीज ने चंद्रमा की दृष्टि का स्वागत किया वह एक विशाल जालीदार कक्ष था, जो इसके पूर्ण आयामों को देखने की उसकी क्षमता से परे फैला हुआ था। हजारों या शायद दसियों हजार पतली झिल्ली वाली दीवारें समानांतर पंक्तियों में फैली हुई थीं, जिससे एक ऐसा पैटर्न बना जो बड़े पैमाने पर फिल्टर शीट जैसा दिखता था। प्रत्येक नाजुक झिल्ली के बीच संकीर्ण अंतराल ने रक्त को ऊतक परतों के बीच से गुजरते हुए नियंत्रित चैनलों में प्रवाहित करने की अनुमति दी। यह बात है, उन झिल्लियों से परे पानी है। बाहर सेलीन ने अपनी विकट परिस्थितियों के बावजूद बढ़ते उत्साह के साथ सोचा। उसने चंद्रमा को तत्काल हाथ के संकेत दिए। उसकी हरकतें त्वरित और सटीक थीं। हम झिल्लियों को काट सकते हैं। वह हमारा बाहर की ओर निकास है। चंद्रमा ने समझ में सिर हिलाया, तुरंत मन को पवन ब्लेड बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने इसके स्थायित्व का परीक्षण करने के प्रयास में निकटतम झिल्ली अवरोध की ओर संपीड़ित वायु आक्रमण छोड़ा। काटने की धार ऊतक से टकराई और आंशिक रूप से कट गई, लेकिन झिल्ली लगभग तुरंत ठीक हो गई। झिल्ली वापस एक साथ जुड़ गई, जैसे कि क्षति कभी हुई ही नहीं थी। इससे भी बुरी बात यह है कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हमला थोड़ा कमजोर हो गया था। कुछ दर्जन कोई अभी भी उनका पीछा करते हुए हवा के झोंके के रास्ते में थे। मून और सेलीन दोनों को एक साथ गंभीर सच्चाई का एहसास हुआ। बचने के लिए उन्हें कहीं अधिक शक्तिशाली संयुक्त हमले की आवश्यकता थी, और हस्तक्षेप को रोकने के लिए उन्हें कम से कम कुछ महत्वपूर्ण सेकंड के लिए कोई झुंड को खत्म करने या विचलित करने की आवश्यकता थी।
उन्होंने दृढ़ सहमति से सिर हिलाया और बिना शब्द कहे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। दोनों जागरूकों ने अपने लगभग सभी बचे हुए जानवरों के शवों को स्थानिक भंडारण से निकालना शुरू कर दिया। 2 अंतिम शवों को छोड़कर बाकी सभी को उनकी योजना के विनाशकारी रूप से विफल होने की स्थिति में रिजर्व में रखा गया था। उन्होंने शवों को आकर्षण को अधिकतम करने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर एक एक करके बाहर निकाला। यदि पहला शरीर पर्याप्त कोई को खींचने में विफल रहा तो दूसरा ऐसा करेगा, फिर तीसरा, फिर पांचवा। प्राणियों की भोजन संबंधी उन्मादी प्रवृत्ति अंततः उन्हें उन शरीरों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। रणनीति ने खूबसूरती से काम किया। जैसे ही जानवरों की लाशें खून से लथपथ हो गईं, कोई झुंड का विशाल बहुमत तुरंत ताजा विदेशी वस्तुओं को खाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वे प्रत्येक शव पर गिरे, उनके चमकते रूपों ने प्रकाश का एक निशान बना दिया। लगभग सभी कोई विचलित हो गए और चंद्रमा के समूह के पास केवल कुछ दर्जन शेष रह गए। दोनों जागृतिकर्ताओं ने अपने सबसे शक्तिशाली हमलों को प्रसारित करना शुरू कर दिया। शेष कुछ लोग उनकी योजना में कोई बाधा नहीं डालेंगे, वे इसे बाधित करने के लिए बहुत कमजोर थे। चंद्रमा ने खुद को शुद्ध हवा के हेरफेर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पृथ्वी तत्व से धारदार धार वाला एक लंबा, तेज भाला बनाया। फिर उन्होंने पृथ्वी के निर्माण को सर्पिल हवा की धाराओं में लपेट दिया। दोहरे तत्वों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो अकेले किसी भी तत्व की तुलना में कहीं अधिक तेज और अधिक मर्मज्ञ हो सकता था। सेलिन ने अपना स्वयं का विशाल पवन ब्लेड बनाया और पवन ब्लेड को संपीड़ित करने के लिए मन का उपयोग किया। वह तब तक जारी रही जब तक कि उसके हाथ केवल हमले को पकड़ने से कांपने नहीं लगे। चंद्रमा ने संकेत देने की तैयारी करते हुए अपना हाथ उठाया। मिराज ने खुद को अधिकतम त्वरण के लिए तैनात किया। सेलिन ने चंद्रमा की कमर को कसकर पकड़ लिया, विस्फोटक आंदोलन के लिए तैयार। चंद्रमा का हाथ छूट गया। अभी दोनों हमले एक साथ शुरू किए गए, जिससे गाढ़ा रक्त झिल्ली की ओर चला गया। बूम, टुकड़ा। दोनों हमले गिल झिल्ली पर हुए। चंद्रमा के पृथ्वी हवा के भाले ने पहले छेद किया, जिससे नाजुक ऊतक में एक बड़ी दरार पैदा हो गई। सेलिन की हवा का झोंका 1 सेकंड के एक अंश के बाद आया, जिससे उद्घाटन चौड़ा हो गया और तत्काल उपचार को रोक दिया गया। झिल्ली फट गई, जिससे उनके भागने के लिए काफी बड़ी जगह बन गई। जाओ, जाओ, चंद्रमा मानसिक रूप से चिल्लाया, इच्छाशक्ति के हर औंस के साथ मिराज को आगे बढ़ने का आग्रह किया। सफेद घोड़े को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। उसकी विकसित फिंटेल विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी, जो उन तीनों को अधिकतम गति से सीधे उल्लंघन की ओर ले जा रही थी। बाकी बचे लोगों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिराज ने झिल्ली के अंतराल के माध्यम से चार्ज किया। जैसे ही उसने खुद को ठीक करने के लिए संकुचन करना शुरू किया, वे संकीर्ण उद्घाटन के माध्यम से सेंटीमीटर शेष के साथ निचोड़ गए। चंद्रमा के कंधे पुनर्जीवित ऊतक के खिलाफ खरोंच कर रहे थे, क्योंकि वे दूसरी तरफ फट गए थे। हमने इसे बनाया, हम बाहर हैं। लेकिन यह जश्न बहुत समय से पहले मनाया गया। कुचलने का दबाव उन पर तुरंत पड़ा। एक जबरदस्त शक्ति उनके शरीर पर सभी दिशाओं से एक साथ हमला कर रही है। गहरे समुद्र का वातावरण प्राणी के परिसंचरण तंत्र के नियंत्रित आंतरिक भाग से बहुत अलग था। अंधेरा उन्हें पूरी तरह से घेर चुका था। कोई भी प्रकाश इन गहराइयों तक प्रवेश नहीं कर सका, सिवाय कोई झुंड की फीकी चमक के जो अभी भी उनके पीछे गिलकक्ष के अंदर फंसा हुआ है। बकवास। हमें समुद्र में अविश्वसनीय रूप से गहराई में होना चाहिए, मून ने सोचा जब उसे दबाव महसूस हुआ जो उसके पूरे शरीर को दबाने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही उसकी खोपड़ी ने पर्यावरणीय तनाव का विरोध किया, उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसके फेफड़े जल रहे थे, हवा के लिए बेताब थे, जिस तक वे पहुंच नहीं पा रहे थे। सेलिन का समय और भी बुरा गुजर रहा था। उसका शरीर चंद्रमा की तुलना में थोड़ा कमजोर था, दबाव को प्रभावी ढंग से सहन नहीं कर सका। चंद्रमा की कमर पर उसकी पकड़ खतरनाक रूप से ढीली हो गई। फिर वह पूरी तरह से निस्तेज हो गई,
चेतना ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि अत्यधिक गहराई और विस्तारित ऑक्सीजन की कमी उसके शरीर को संभालने के लिए बहुत अधिक हो गई थी। सेलीन चंद्रमा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर बुलबुलों के अलावा बमुश्किल कोई आवाज निकली। उसने उसे अंधेरे में डूबने से रोकने के लिए एक हाथ से उसे अपने पास पकड़ लिया। अगर हमारे शरीर उस प्राणी के खून से मजबूत नहीं हुए होते तो हम पहले ही मर चुके होते। हमने जो विशेषताएं प्राप्त की वे ही एकमात्र कारण हो सकते हैं जिनके कारण हम अभी भी जीवित हैं। यहाँ तक कि अपने उच्च संविधान और उनके शरीर के संक्षिप्त अनुकूलन के बावजूद चंद्रमा को पता था कि स्थायी क्षति होने से पहले उनके पास अधिकतम कुछ मिनट थे। सेलीन के पास शायद और भी कम समय होगा। उसे उन्हें सतह पर लाना था। तेज। जैसे ही सेलीन का दम घुटने लगा, उसने तुरंत अपना मुंह उसके मुंह के ऊपर रख दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जीवित रहे, उसने उसे अपनी सांसों से देना शुरू कर दिया। उसके पास बची हुई बहुत कम ऑक्सीजन को साझा किया। लेकिन गहरे समुद्र के दमनकारी अंधेरे में चंद्रमा यह निर्धारित नहीं कर सका कि वह किस दिशा में है। भटकाव घर कर रहा था। उसका ऑक्सीजन भूखा मस्तिष्क स्थानिक जागरूकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर उसने इसे देखा। अचानक अंधेरे में एक चमक पैदा हुई। कोई की सफेद चमक नहीं, बल्कि एक शानदार सुनहरा रंग। जैसे ही चंद्रमा की दृष्टि समायोजित हुई और प्रकाश का स्रोत स्पष्ट हो गया, उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। अध्याय 125 सुनहरी मछली। वह विशाल जानवर जिसे उन्होंने शुरू में पैदा किया था, जिसके परिसंचरण तंत्र में वे जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दिल में उन्होंने ताकत हासिल की थी, वह चंद्रमा की आंखों के सामने खड़ा था। एक सुनहरी मछली इतनी असंभव रूप से बड़ी थी कि उसने सर्वनाश से पहले पुरानी सभ्यता के विशाल समुद्र में जाने वाले जहाजों को बौना बना दिया था। यात्रियों को ले जाने वाले जहाज इस लेविथान की तुलना में खिलौनों की तरह दिखते थे। प्राणी का रंग सुनहरा था, उसकी शल्कें सुंदर थीं और उसकी 2 विशाल आंखें थीं, जिनमें से प्रत्येक 10 मीटर से भी बड़ी थी। यह खूबसूरत था, भयानक रूप से, एक तरह से अकल्पनीय रूप से सुंदर, जिसने चंद्रमा के दिमाग को जो कुछ वह देख रहा था उसे संसाधित करने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा जानवर प्रथम अभयारण्य में कैसे मौजूद हो सकता है? यह कैसे संभव है? प्राणी को बाहर से प्रत्यक्ष रूप से देखना आंतरिक शरीर रचना के आधार पर उसके आकार का अनुमान लगाने से बिल्कुल अलग था। पैमाना इतना विशाल था कि इसने तर्कसंगत समझ को अस्वीकार कर दिया। यह सिर्फ एक बड़ा जानवर नहीं था, यह एक जीवित प्राणी था जो उसने जो कुछ भी देखा और जाना था उस पर हावी था। जैसे ही चंद्रमा ने विस्मय से देखा, सुनहरी मछली ने पानी में यात्रा करते समय अपना मुंह खोला। इस आंदोलन ने विनाशकारी पैमाने पर सक्शन पैदा किया। जिन प्राणियों को व्यक्तिगत रूप से मानव जागृति के लिए खतरनाक खतरा माना जाएगा, उन्हें ब्लैक होल द्वारा भस्म किए जा रहे ग्रहों की तरह उस विशाल पंजे में खींच लिया गया था। सैकड़ों लोग एक पल में गायब हो गए, बिना किसी मामूली प्रतिरोध के निगल गए। चंद्रमा उस प्रचंड शक्ति के प्रदर्शन को देखने के बाद भागने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वह उस दिशा से दूर हो गया था जहां से सुनहरी मछली खा रही थी, लेकिन उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वह किसी भी क्षण उसकी ओर नहीं मुड़ेगी और उसे एक बार फिर से पूरा निगल जाएगी। इस बार उसकी मौत हो जाएगी। उसने मिराज को तुरंत ऊपर की ओर इशारा करते हुए धक्का दिया, उस चीज से दूर, सतह की ओर। अभी मिराज बस यही कर रहा था, लेकिन मून मुश्किल से ही सोच पा रहा था। वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि सेलीन जीवित रहे, साथ ही वह शक्ति का प्रदर्शन भी देख रहा था जिससे वह सेलीन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था। लेकिन जब मिराज तेज गति से ऊपर की ओर तैरने लगा, तब भी चंद्रमा सुनहरे लेविथान से अपनी आंखें नहीं हटा सका। सुनहरी मछली थोड़ी मुड़ गई थी। सुनहरी रोशनी से चमकती उसकी विशाल आंख सीधे अंधेरे पानी के पार चंद्रमा की नजर से मिली और उसके दिल की धड़कन एक भयानक क्षण के लिए रुक गई। उनकी आंखें बंद हो गईं, इंसान और जानवर, महत्वहीन घुसपैठिया और एक समझ से बाहर शीर्ष शिकारी। चंद्रमा के शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। पक्षाघात ने पूरी तरह से जकड़ लिया,
उसका मन उस टकटकी से निकलने वाली सरासर उपस्थिति से अभिभूत हो गया। मैं निष्क्रिय हूं। हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। इस तरह से कोई बच नहीं सकता। चंद्रमा ने अंत की प्रतीक्षा की विशाल मुंह को फिर से खोलने के लिए उन्हें उतनी ही सहजता से खाया जाना चाहिए जितना कि सैकड़ों मछलियों को गायब होते हुए देखा था। लेकिन सुनहरी मछली ने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एक पल के बाद जो अनंतकाल जैसा महसूस हुआ, प्राणी की आंख दूर चली गई। वह समुद्र की गहराइयों में अपने रास्ते पर चलता रहा। जैसे जैसे उनके बीच दूरी बढ़ती गई, उसके शरीर की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे लुप्त होती गई। लेविथान ने उन्हें पूरी तरह से अप्रासंगिक माना था। विदेशी पदार्थ के 3 छोटे छोटे टुकड़े जिनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मून यह तय नहीं कर सका कि इतनी अच्छी तरह से बर्खास्त किए जाने से उसे राहत महसूस हुई या अपमानित महसूस हुआ। लेकिन वह किसी भी दिन गर्व से अधिक अस्तित्व को महत्व देगा। गड़गड़ाहट। पानी के मुंह में प्रवेश करने पर सेलीन के दम घुटने की आवाज ने चंद्रमा को उसकी स्तब्धता से जगा दिया और उसने तुरंत अपने होंठ उसके होठों पर लौटा दिए। जिस क्षण उसकी आंखें सुनहरी मछली से बंद हो गईं, उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई। वह खुद सांस लेना भूल गया। सेलीन की मदद करना तो दूर की बात है। सुनहरी मछली की गति से उत्पन्न आंतरिक तरंगों और धाराओं ने ऊपर की ओर तैरना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया। पानी ने अव्यवस्थित ढंग से मंथन किया, उन्हें बेतरतीब दिशाओं में धकेल दिया और मिराज के चढ़ने के प्रयासों का मुकाबला किया। शुक्र है, सतह की ओर चढ़ने के दौरान उनका सामना किसी अन्य मछली से नहीं हुआ। सुनहरी मछली की उपस्थिति ने स्पष्ट रूप से अन्य सभी समुद्री जीवन को इस क्षेत्र से दूर कर दिया था, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में एक अस्थायी शून्य पैदा हो गया था। मून ने सेलीन के अचेतन शरीर को एक हाथ से अपने ऊपर रखा जबकि दूसरे हाथ से मिराज के अयाल को पकड़ा। उसके अपने फेफड़े हवा के लिए चिल्ला रहे थे। उसकी दृष्टि के किनारों पर काले धब्बे दिखाई देने लगे। शायद उनका तप कौशल ही वह एकमात्र चीज थी जिसने उन्हें अंधेरे पानी से ऊपर उठते समय सचेत रखा। बस थोड़ा आगे। मिराज की शक्तिशाली तैराकी उन्हें सफेद घोड़े के पास मौजूद हर चीज के साथ ऊपर ले गई। उसकी फिंटेल ने थकावट के बावजूद कभी भी हिलना बंद नहीं किया, जो कि निरपेक्ष रहा होगा। ऊपर से रोशनी छनकर आने लगी। पहले तो बेहोश हो गया, फिर जैसे जैसे वे सतह के पास आए, यह और मजबूत होता गया। चंद्रमा की चेतना तेजी से लुप्त हो रही थी। वह मुश्किल से सेलीन पर अपनी पकड़ बनाए रख सका या मिराज की पीठ पर चढ़ा रह सका। जैसे ही उसके हाथ सेलीन को छोड़ने लगे, वे टूट गए। आह आह! चंद्रमा बुरी तरह हांफने लगा। उसके फेफड़े ऑक्सीजन से फैल रहे थे। वह जोर जोर से खांसने लगा। उसका शरीर दबाव के कारण उसकी श्वसन प्रणाली में घुसे पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सेलीन उसकी बाहों में बेहोश पड़ी रही, उसकी सांसें लगभग गायब थीं। चांद का दिल एक पल के लिए उदास हो गया। उसने तुरंत उसे मिराज की पीठ के सामने खड़ा कर दिया और उसकी छाती पर उचित सीपीआर संपीड़न शुरू कर दिया। अपने स्वयं के ऑक्सीजन भूखे प्रलाप के बावजूद लयबद्ध रूप से गिनती की। 1, 2, 3, 4, 30 संपीड़न। फिर उसने उसका सिर पीछे झुकाया और बचाव की सांसें दी। कोई जवाब नहीं। चलो, हम जो कुछ भी जीवित बचे हैं, उसके बाद मरने की हिम्मत मत करो। बादम 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 बादम। आखिरकार तीसरे चक्र में सेलीन को जोर से खांसी हुई। उसके मुंह से पानी निकलने लगा क्योंकि उसके शरीर ने उसके फेफड़ों से तरल पदार्थ बाहर निकाल दिया। वह हांफने लगी, उसकी छाती जोर जोर से फूलने लगी और उसकी चेतना दर्दनाक अस्तव्यस्त लहरों के साथ लौट आई। चंद्रमा वह कमजोर ढंग से टेढ़ी मेढ़ी आवाज कर रही थी, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैं यहाँ हूँ, मून ने कहा। उसके अंदर राहत की बाढ़ आ रही है। आप ठीक हैं? हमने इसे सुलझा लिया है। हम सतह पर हैं। सेलीन को फिर से खांसी हुई। अधिक पानी आ रहा है। मछली? क्या हमने? हाँ, मून ने पुष्टि की, उसकी आवाज कर्कश और थकी हुई थी। हम बच गए। हम जीवित हैं। वे दोनों मिराज की पीठ से चिपक गए, बादलों से घिरे आसमान के नीचे खुले समुद्र में तैर रहे थे,
पूरी तरह से थके हुए थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवित थे। वे असंभव से बच गए। अब उन्हें बस यह पता लगाने की जरूरत थी कि वे कहाँ थे और वापस जमीन पर कैसे पहुंचे। सेलीन, चंद्रमा और एक सफेद घोड़ा बस पानी में बह गए, इतना थक गए कि कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन बस आकाश में बादलों की तरह तैरते रहे। अध्याय 126 नीले जीव। दोनों जागृति मिराज की पीठ पर तब तक तैरते रहे जब तक कि वे फिर से शारीरिक रूप से चलने में सक्षम महसूस नहीं करने लगे। थकावट पूर्ण थी। निरंतर आतंक और परिश्रम से उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षरण झेलना पड़ा। मून सबसे पहले अपना सिर उठाया और स्पष्टता के साथ परिवेश का निरीक्षण किया। हमें जल्द ही आगे बढ़ने की जरूरत है, मून ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। यह अभी भी एक स्थायी मृत्यु क्षेत्र है। मुझे मृत्युदंड प्रणाली में बदलाव के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। सिर्फ इसलिए कि अभी कोई जानवर हम पर हमला नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाद में नहीं होगा। सुनहरी मछली की उपस्थिति ने सब कुछ अस्थायी रूप से दूर रखा, लेकिन वह सुरक्षा लंबे समय तक नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़े, इससे पहले कि शिकारी अपने निवास स्थान पर लौट आएं। उसकी आंखें क्षितिज पर किसी मील के पत्थर या गंतव्य की तलाश में घूम गईं। तभी उसे एक जमीन नजर आई। विशाल महासागर के पार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने वाली एक तटरेखा। दुर्भाग्य से वे प्रचलित लहर पैटर्न के विपरीत दिशा में स्थित थे, जिसका मतलब था कि किनारे तक पहुंचने के लिए उन्हें धारा के विपरीत तैरना होगा। शुक्र है, लहरें अपेक्षाकृत छोटी थीं, तूफान से प्रेरित लहरों की तरह कुछ भी नहीं जो जहाजों को पलट सकती थीं। मिराज के लिए अपने नए विकास के साथ इन स्थितियों को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलो दोस्त, चलो चलते हैं, मून ने सच्चे स्नेह से मिराज की गर्दन को सहलाते हुए धीरे से कहा। उन्होंने अपने स्थानिक भंडारण से सहन शक्ति बहाली, औषधि निकाली और सावधानी पूर्वक थके हुए घोड़े को दी। गल्प गल्प। सफेद घोड़े ने कृतज्ञतापूर्वक पी लिया। जादुई तरल ने तुरंत धीरे धीरे उसकी ताकत बहाल करना शुरू कर दिया। मून और सेलीन ने भी अपनी स्वयं की सहन शक्ति औषधि का सेवन किया और महसूस किया कि उनके क्षतिग्रस्त शरीर में पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव फैल गया है। सुधार तात्कालिक नहीं था, उन्होंने खुद को सामान्य सीमा से बहुत आगे तक धकेल दिया था, लेकिन यह कार्य करने और आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त था। सेलीन बेहद थकी हुई रहती थीं। दबाव और ऑक्सीजन की कमी से वह लगभग मर चुकी थी। लगभग स्थायी मृत्यु का आघात कुछ ऐसा नहीं था जिसे औषधियां पूरी तरह से संबोधित कर सकें। जैसे ही उन्होंने किनारे की ओर यात्रा शुरू की, उसने अपना सिर चंद्रमा की पीठ पर टिका दिया, उसकी उपस्थिति को उस दुनिया में अपना एकमात्र सुरक्षित आश्रय माना जिसने उसे बार बार मारने की कोशिश की थी। चंद्रमा ने मिराज को दूर के समुद्र तट की ओर निर्देशित किया। विकसित घोड़ा सब कुछ होने के बावजूद स्थिर दृढ़ संकल्प के साथ तैर रहा था। खुले पानी में यात्रा के दौरान चंद्रमा अपने विचारों को सुनहरी मछली की ओर लौटने से नहीं रोक सका। उस असंभव रूप से विशाल प्राणी की छवि उसकी स्मृति में उस छवि की तरह अंकित हो गई थी जो जाने से इनकार कर रही थी। उस संक्षिप्त मुलाकात के दौरान उसे एक अत्यंत विनम्र बात का एहसास हुआ। सर्वनाश के बाद से मानवता ने जो भी प्रगति की है, उसके बावजूद एक अद्वितीय वर्ग के साथ एक जागृति के रूप में उनकी अपनी असाधारण वृद्धि के बावजूद उनसे बहुत कुछ छिपा हुआ था। इस अज्ञात दुनिया की उनकी सीमित समझ से परे बहुत सारे सत्य छिपे हुए हैं। वे कुएं के तल पर रहने वाले मेंढकों की तरह थे, जो ऊपर दिखाई दे रहे आकाश के छोटे वृत्त को देख रहे थे और मानते थे कि यह पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनके तालाबों से परे झीलें हैं, झीलों से परे महासागर हैं और महासागरों से परे चमत्कारों और भय से भरा एक पूरा ग्रह मौजूद है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। वह सुनहरा जानवर निस्संदेह इतना शक्तिशाली था कि शायद आसानी से दूसरे अभयारण्य इवोल्वर्स को भी मार सकता था। फिर भी यह फर्स्ट सैंक्चुअरी क्षेत्र के अंदर स्थित एक छिपे हुए क्षेत्र में अस्तित्व में था, जिसका अर्थ था कि सभी स्थापित सिस्टम नियमों के अनुसार इसे फर्स्ट ऑर्डर जानवर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल।
लेकिन उस प्राणी के बारे में कुछ भी फर्स्ट ऑर्डर मापदंडों से मेल नहीं खाता। अकेले इसका आकार हर ज्ञात वर्गीकरण प्रणाली को चुनौती देता है। जब तक चंद्रमा के विचार एक परेशान करने वाली संभावना में बदल गए। क्या होगा यदि सुनहरी मछली भी उसकी ही तरह एक अनियमित अस्तित्व वाली होती, एक विसंगति जिसने सामान्य प्रकृति नियमों को तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने तुरंत इस सिद्धांत को खारिज करते हुए अपना सिर हिला दिया। असंभव, मून ने जोर से बुदबुदाया। हालांकि सेलीन इतनी थक चुकी थी कि उसके शब्दों पर अमल नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पारंपरिक वर्ग नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने वर्तमान स्तर की तुलना में विभिन्न आदेशों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों या क्षेत्रों तक पहुंच सकता हूं। यह एक मौलिक नियम है, अस्तित्व का एक नियम जो मानवता के जागरण से पहले का है। उस प्रतिबंध का कोई बाहरी प्रभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह एक अटल सत्य है। सिस्टम ने ऑर्डर पृथक्करण को बिल्कुल लागू किया। प्रथम अभयारण्य में प्रथम क्रम के जागृति और जानवर मौजूद थे। दूसरे क्रम के इवॉल्वर दूसरे अभयारण्य वगैरह में मौजूद थे। इन अभयारण्यों के बीच की बाधाएं सुझाव नहीं थीं, वे आध्यात्मिक दीवारें थीं जिन्हें तब तक पार नहीं किया जा सकता था जब तक कि आप उचित विकासवादी चरण हासिल नहीं कर लेते। लेकिन एक सवाल अलग था कि फर्स्ट ऑर्डर दायरे में इतने बड़े आकार का प्राणी कैसे अस्तित्व में था। हो सकता है कि सुनहरी मछली वास्तव में एक फर्स्ट ऑर्डर जानवर थी, और मैं यह अनुमान नहीं लगा रहा हूं कि पर्याप्त उम्र और संचित शक्ति के साथ फर्स्ट ऑर्डर इकाइयां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। वह विचार किसी तरह और भी अधिक भयावह था। यदि प्रथम श्रेणी के जानवर प्राकृतिक वृद्धि और विकास के माध्यम से ताकत के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, तो उच्च अभयारण्यों में क्या भयावहता मौजूद थी जहां आधारभूत शक्ति पहले से ही समझ से बाहर थी। चंद्रमा ने दार्शनिक प्रश्नों को एक ओर धकेल दिया। वह थक गया था और उसे सुरक्षा तक पहुंचने की आवश्यकता थी। अस्तित्वगत चिंतन तब तक प्रतीक्षा कर सकता है जब तक कि उन्हें स्थायी मृत्यु का तत्काल खतरा न हो। जैसे जैसे मिराज लहरों के बीच तेजी से तैरता गया, समुद्र तट धीरे धीरे करीब बढ़ता गया। चंद्रमा अब विवरण दे सकता है। चट्टानी चट्टानें, विरल वनस्पति, एक समुद्र तट क्षेत्र जैसा दिखता है जहां वे भूस्खलन कर सकते हैं। लगभग वहां, मून ने कहा, किसी और की तुलना में अपने लिए अधिक। बस थोड़ा आगे, मिराज। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सफेद घोड़े ने स्वीकृति में फुसफुसाहट भरी। उसकी शक्तिशाली पंखपूंछ ने अपनी गति जारी रखी। वे इसे बनाने जा रहे थे। सभी बाधाओं के बावजूद, उन्हें मारने की हर कोशिश के बावजूद, वे वास्तव में इस दुःस्वप्न से बच निकलने वाले थे। और चंद्रमा के पास सुनहरे जानवर के खून के कंटेनर थे। विशेषता उसके शरीर को स्थायी रूप से बढ़ाती थी, और एक छिपे हुए क्षेत्र का ज्ञान था जो किसी और के पास नहीं था। यदि वे सुरक्षित रूप से किनारे तक पहुंच सकें, तो यह विनाशकारी अनुभव वास्तव में जीवन भर का अवसर साबित हो सकता है। यह मानते हुए कि वे इससे लाभ उठाने के लिए काफी समय तक जीवित रहे। जब वे अंतः तट की पहुंच के भीतर थे, विश्राम की पहुंच के भीतर, द्वीप से आकृतियां दिखाई देने लगीं, आकृतियां जो नीले रंग की थीं। छी, चंद्रमा ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सेलीन, उठो, ऐसा लगता है जैसे लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 127, दुश्मन है या नहीं। सेलीन ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया। तेज सिरदर्द और अत्यधिक थकान को दूर करने का प्रयास करते हुए उसने चंद्रमा के कंधे को पार करते हुए किनारे की ओर देखा। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। उसके सामने 2 हाथ, 2 पैर और पहचानने योग्य चेहरे की विशेषताओं के साथ 2 पैरों वाली आकृतियां खड़ी थीं।
लेकिन उनकी त्वचा पूरी तरह नीली थी, गहरे नीले रंग से लेकर हल्के रंग तक। उनके शरीर भारी भरकम होने के बजाय दुबले पतले और पुष्ट थे। वे लगभग मानव आकार के थे, लेकिन उनके अंग थोड़े लंबे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जो उनके चेहरे पर हावी थीं, और उनके कान नुकीले थे। नीले लोग आदिम कपड़े पहनते थे, जो जंगल की वनस्पति से बनी सामग्री से बुने जाते थे। साधारण आवरण और आवरण होते थे, जिससे उनकी विशिष्ट त्वचा उजागर हो जाती थी। उनके पास आदिम लेकिन प्रभावी हथियार थे। नुकीले पत्थर की नोक वाले लकड़ी के भाले, लचीली लकड़ी से बेल के तारों से बने धनुष, और उनकी कमर पर बंधे पत्थर के चाकू जैसे दिखते थे। जैसे ही मिराज, मून और सेलीन धीरे धीरे किनारे के पास पहुंचे, वे उत्साह से ऊपर नीचे उछलने लगे, जैसे कि वे उत्साहित हों। यदि वे हमला करने का निर्णय लेते हैं, तो मून ने मिराज को उनके हथियारों के लिए प्रभावी हमले की सीमा के अनुमान से लगभग 50 मीटर की दूरी पर रोक दिया। रुको, मुझे पहले उनकी शारीरिक भाषा को समझने की जरूरत है। निर्धारित करें कि क्या वे वास्तव में शत्रुतापूर्ण हैं या हमारे आगमन के बारे में उत्सुक हैं। अपने सवार का आदेश सुनकर मिराज आज्ञाकारी रूप से रुक गया। उसका शरीर तनावग्रस्त था और थकावट के बावजूद तैयार था। यदि आवश्यक समझा गया तो सफेद घोड़ा लड़ने के लिए तैयार था। वे सभी अपनी क्षीण अवस्था के बावजूद युद्ध के लिए तैयार रहे। वे समुद्र तट पर आदिम हथियारों के कारण लापरवाही से मरने के लिए बहुत अधिक जीवित बचे थे। नीले लोगों ने अपने चेहरे पर उत्साहित भावों के साथ नाचना और कूदना जारी रखा, जिसने शुरू में चंद्रमा को भूखे शिकारियों द्वारा भोजन की खोज करने की खुशी के रूप में देखा। लेकिन वह व्याख्या जल्द ही फीकी पड़ गई, क्योंकि प्राणियों ने कोई भी आक्रामक कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर अपने हथियार उनके सामने रेतीली जमीन पर रखना शुरू कर दिया। उनके भाले सपाट हो गए और उनके धनुष धीरे से नीचे झुक गए। उनके हाथ, जिनमें 4 उंगलियां थीं, उठे और खुले हुए थे, खाली हथेलियां दिखा रहे थे, मानो कह रहे हों, हम चाहते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। नीले लोगों को अपनी परिधीय दृष्टि में रखते हुए चंद्रमा सेलीन की ओर थोड़ा मुड़ गया। आप क्या सोचते हैं? क्या वे वास्तव में मित्रवत हैं या यह एक जाल है? सेलीन ने प्रदर्शन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसकी आंखें उनकी शारीरिक भाषा के माध्यम से उनके लक्ष्यों को समझने की कोशिश कर रही थीं। एक पल के बाद उसने कहा, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। वे काफी मिलनसार लगते हैं। हथियार कम करने का इशारा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हम पूरी तरह से अपना बचाव कम नहीं कर सकते। आइए धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़े। अगर चीजें गंभीर हो जाती हैं तो एक पल की सूचना पर लड़ने के लिए तैयार रहें। मून ने सहमति में सिर हिलाया। उसका आकलन उसकी अपनी प्रवृत्ति से मेल खाता था। यह किसी भी दिशा में दिखाई देने वाला एकमात्र द्वीप है। अगर हम इन लोगों को मित्रवत या तटस्थ के रूप में स्थापित कर सकें तो यह आदर्श होगा। अभी लड़ना इष्टतम नहीं है, खासकर अगर जंगल में गहरे योद्धा हैं जो लहरों में आते रहेंगे। पानी में वापस जाना भी आकर्षक नहीं था। सुनहरी मछली आगे बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि सामान्य समुद्री शिकारी इस क्षेत्र में लौट आएंगे। थकावट के दौरान तैरने से वे उन जलीय जानवरों के प्रति संवेदनशील हो गए जिनसे वे पहले सुरक्षित थे। द्वीप ने पुनर्प्राप्ति के लिए उनके सर्वोत्तम विकल्प का प्रतिनिधित्व किया, यह मानते हुए कि नीले लोग तुरंत शत्रुतापूर्ण नहीं थे। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़े। मिराज पर बने रहें ताकि जरूरत पड़ने पर हम जल्दी से पीछे हट सकें। अपनी आंखें और कान सतर्क रखें। वे सावधानी से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे पानी उथला होता गया, मिराज के खुर धीरे धीरे समुद्र तल की रेत को छू रहे थे। जब वे अंततः समुद्र तट पर पहुंचे और मिराज के खुरों ने सूखी भूमि को छुआ, तो दोनों जागृतिकर्ताओं के सामने एक सिस्टम अधिसूचना प्रकट हुई। आपने प्रति मृत्यु 500 जीवन के दंड के साथ मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश किया है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। संख्या अधिक होने के बावजूद चंद्रमा को राहत की लहर महसूस हुई। मृत्यु क्षेत्र को अब स्थायी मृत्यु क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। वे समुद्री स्थायी मृत्यु क्षेत्र से सफलतापूर्वक बच गए थे, लेकिन प्रति मृत्यु 500 जीवन अभी भी विनाशकारी रूप से अधिक था।
एक भी गलती उनके संचित जीवन भंडार को नाटकीय रूप से पीछे धकेल सकती है। जैसे जैसे निकटता कम होती गई, नीले लोगों की आवाजें स्पष्ट होती गईं, उनकी भाषा समझ से बाहर होते हुए भी सुनाई देने लगी। क्रैथ उल्निवर शकेथ, उनमें से एक ने उत्साहपूर्वक मून और सेलीन की ओर इशारा करते हुए पुकारा। वेलशान, वेलशान थार, दूसरे ने स्पष्ट आकर्षण के साथ मिराज की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। निकेथ मोरा झावेल, एक तीसरे ने दोनों हाथों से स्वागत का इशारा करते हुए जोड़ा। यह भाषा उनके कानों के लिए बिल्कुल नई थी। यह प्रवाहपूर्ण अक्षरों के साथ कठोर व्यंजनों का मिश्रण था। इन ध्वनियों में चंद्रमा द्वारा सामना की गई किसी भी मानव भाषा से कोई समानता नहीं थी, और उन्होंने शब्दों के बीच में क्लिक और सीटियां बजाईं। वो क्या कह रहे थे? सेलीन ने सीधे मून के कान में फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं तुम्हें नीला दिखता हूँ? मून ने उतनी ही शांत फुसफुसाहट में जवाब दिया, उसका लहजा व्यंग्यात्मक था। शुष्क हास्य ने आश्चर्यजनक रूप से उनके तनावपूर्ण मूड को हल्का कर दिया। नीले रंग के लोगों में से एक अपनी स्थिति और सम्मान के आधार पर एक नेता प्रतीत होता है। दूसरों ने उसे छोटी आकृतियों में से एक से बात करते हुए दिखाया, जो कि उनके आकार और चेहरे को देखते हुए एक युवा था। थारवेल केशकिरी, नेता ने आदेश दिया। बच्चा तुरंत मुड़ा और तेजी से जंगल की ओर चला गया और कुछ ही सेकंड में घनी वनस्पतियों में गायब हो गया। मून की कमर पर सेलीन की पकड़ मजबूत हो गई। देखो, उनका एक बच्चा अभी अभी चला गया। क्या वे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग करते हुए हमें सुरक्षा की झूठी भावना में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? चंद्रमा का जबड़ा कड़ा हो गया, उसके हाथ अपने कर्मचारियों पर कस गए। निश्चित नहीं, लेकिन अगर वे लड़ाई चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनका नीला खून समुद्र के पानी में ऐसे मिल जाए जैसे कि वह एक ही हो। सेलीन की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। उसने चंद्रमा की आवाज से इतना दृढ़ और ठंडा स्वर कभी नहीं सुना था। यह स्पष्ट था कि धमकी मिलने पर वह हत्या करने से नहीं हिचकिचाएगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इंसानों की तरह दिखते हैं या नहीं। नीले लोगों ने अपना स्वागत भाव जारी रखा। वे आक्रामक होने के बजाय वास्तव में उत्साहित लग रहे थे। लेकिन चंद्रमा दिखावे पर पूरी तरह से भरोसा करने से बेहतर जानता था। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, मून और सेलीन ने लड़ाई की स्थिति में जल्दी से ठीक होने के लिए एक और औषधि निकाली। जैसे ही उन्होंने औषधि पी, नीले लोग उन्हें औषधि पीते देखकर और अधिक उत्साहित होने लगे। अध्याय 128, सावी कबीला, 500 वर्ष। बमुश्किल कुछ ही मिनट बीते थे कि वह युवक एक युवती का हाथ पकड़कर लौटा। उसकी त्वचा दूसरों की तुलना में हल्के नीले रंग की थी, लगभग मिट्टी जैसी, और उसकी आंखों में भी वही आकर्षक रंग था। विदेशी विशेषताओं के बावजूद वह अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। उसकी विशेषताएं परिष्कृत और सुंदर थीं, जो प्रजातियों के अंतर से परे थीं। वह स्पष्ट रूप से कबीले की सुंदरता थी, और इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं था। मून ने उसे शांति से देखा, उत्सुकता से कि नेता स्वयं संपर्क करने के बजाय विशेष रूप से इस महिला को क्यों बुलाएंगे। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एकत्रित भीड़ में से सभी लोग स्पष्ट सम्मान में शांत होने लगे। अपनी युवावस्था के बावजूद वह निस्संदेह अपने लोगों के बीच अधिकार और श्रद्धा की प्रतीक थीं। वह अपने चेहरे पर एक उत्साहित लेकिन सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ मून और सेलीन के पास पहुंची। चंद्रमा का हाथ सहज रूप से उसके कर्मचारियों के चारों ओर कस गया। उसकी आंखें सावधानी से सख्त हो गईं। दिखावट धोखा देने वाली थी, और वह केवल दिखावे के आधार पर चालाकी में नहीं फंसने वाला था या अपनी सतर्कता नहीं छोड़ने वाला था। हे दाता के महान वंशज, सावी कबीले की युवती आरा हमारे विनम्र निवास में आपका स्वागत करती है। उनके शब्द उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट थे, भले ही उच्चारण के मामले में वे बिल्कुल सही न हों। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? सेलीन ने आश्चर्य से कहा। उसकी थकावट क्षण भर के लिए भूल गई। एक छिपे हुए क्षेत्र में मूल निवासियों के लिए मानवीय भाषा बोलने की असंभवता को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, मैं हमारे उपकारक की भाषा बोलती हूँ, यारा ने कहा,
उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं जब वह अपने हाथ उसके सामने श्रद्धापूर्वक जोड़कर बोल रही थी। महान योद्धा जिसने एक बार हमारे कबीले को विलुप्त होने से बचाया था, उसने हमें हमारे बहुत कम पूर्वजों को अपनी जीभ सिखाई। हमने इसे संरक्षित रखा ताकि हम उसकी स्मृति का सम्मान कर सकें। उसने अपने पीछे जंगल की बस्ती की ओर इशारा किया। क्या आप हमें हमारे साधारण निवास तक चलने में आपत्ति करेंगे? हमारे सर्वोत्तम भोजन और आवास के साथ आपका स्वागत न करना हमारे लिए अपमानजनक होगा। उसकी आवाज शांत और गंभीर थी, धोखे या द्वेष के बजाय गर्मजोशी से भरी हुई थी। मून और सेलीन ने अर्थपूर्ण नजरों का आदान प्रदान किया, केवल आंखों के संपर्क के माध्यम से एक मूक बातचीत की। स्थिति विचित्र थी, लेकिन वे थक गए थे और फंसे हुए थे। यदि इन लोगों का वास्तव में कोई नुकसान न हो तो आतिथ्य सत्कार से इनकार करना कृतघ्न और मूर्खतापूर्ण दोनों प्रतीत होता है। चंद्रमा ने धीरे से सिर हिलाया। फिर हम आपके आवास के लिए आपको पहले से धन्यवाद देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यारा का चेहरा सच्ची खुशी से चमक उठा। बेशक, कृपया मेरा अनुसरण करें। मून ने मिराज को यारा के पीछे चलने के लिए निर्देशित किया क्योंकि वह उन्हें बस्ती की ओर ले जा रही थी। इकट्ठे हुए कबीले के लोग उनके पीछे कदम से कदम मिलाते हुए, नवागंतुकों के प्रति सम्मान उनके भावों में स्पष्ट रूप से झलक रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि सावी कबीले का आवास उनके सुझाए गए आदिम पहनावे से कहीं अधिक उन्नत था। बस्ती में अलग अलग इमारतें शामिल थीं। कुछ का निर्माण पेड़ों पर बुने हुए प्लेटफार्मों और जीवित शाखाओं का उपयोग करके किया गया था, अन्य को लकड़ी के ढांचे और फूस की छतों के साथ जमीन पर बनाया गया था। वास्तुकला ने अच्छे कौशल और दीर्घकालिक योजना का प्रदर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों द्वारा गोपनीयता को महत्व दिया गया। व्यक्तिगत आवासों को उचित रूप से अलग अलग स्थान पर रखा गया था और परिवारों के पास सामुदायिक शयन व्यवस्था के बजाय अपने स्वयं के अलग रहने के क्षेत्र थे। चंद्रमा के मूल्यांकन में यह हमेशा एक सकारात्मक संकेत था। जैसे ही यारा उन्हें केंद्रीय सभा क्षेत्र की ओर ले गई, यह एक बड़ा कैंपफायर था जहां भोजन तैयार और पकाया जा रहा था। सावी कबीले के अन्य सदस्यों ने घूरना बंद कर दिया। युवाओं ने खुली आंखों से जिज्ञासा से देखा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बुजुर्गों ने मून और सेलीन को प्रसन्न, गर्मजोशी भरे भावों से देखा, मानो किसी ऐसी चीज का गवाह बन रहे हों जिसकी लंबे समय से उम्मीद थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सावी कबीले के लोग आपका गहरा सम्मान करते हैं, यारा ने चलते समय समझाया। आप हमारे उपकारक के समान कुल के हैं, एक ही रूप और एक ही भाषा के हैं। जब से वह अपने अन्य कर्तव्यों में भाग लेने के लिए चले गए, तब से हमने कभी भी आपके लोगों में से किसी का सामना नहीं किया है। वह रुकी, उसकी आवाज में भावनाएं गहरी थीं। दाता ने हमसे वादा किया था कि वह किसी दिन वापस आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। इसलिए आपको प्रकट होते देखकर हम सभी को आशा मिली। अंततः उसने हमारे पूर्वजों पर जो असीम दयालुता दिखाई, उसका बदला चुकाने का मौका मिला और एक दिन उसके लौटने की संभावना भी जगी। चंद्रमा अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछे बिना नहीं रह सका। यह वास्तव में कब था? कितने साल पहले यह परोपकारी चला गया? यारा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। वर्षों पहले? इसका क्या मतलब है? सेलीन को तुरंत ही संवादहीनता का एहसास हो गया। हालांकि यारा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके पास पूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ नहीं था। सावी कबीले को समय पर नजर रखने की एक अलग विधि का उपयोग करना चाहिए। हमारा मतलब समय से है। हाँ, यह कितने समय पहले की बात है? सेलीन ने अवधारणा को समझाने में मदद करने के लिए बुनियादी हाथ के इशारों और शारीरिक भाषा का उपयोग करते हुए स्पष्ट किया। यारा का चेहरा समझ से चमक उठा। ओह, मैं समझ गया। आपका मतलब है कि कितने चंद्र चक्र बीत चुके हैं। खैर, आज हमारे उपकारक के जाने के दिन से 6000वां चंद्र चक्र है। चंद्रमा का दिमाग तुरंत गणना करने लगा। एक चंद्र चक्र लगभग 29.5 दिन का होता है, अनिवार्य रूप से एक महीना। 6000 चंद्र चक्र के बराबर लगभग 500 वर्ष।
चंद्रमा के विचार पूरी तरह से ठिठक गए। एक बार फिर इस दायरे ने उसे दुनिया के बारे में जो कुछ भी वह समझता था उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। पतन सर्वनाशकारी घटना जिसने पृथ्वी पर जागृति प्रणाली की शुरुआत की थी, लगभग 200 साल पहले हुई थी। उस आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति का युग आया जो लगभग 50 वर्षों तक चला। उस अवधि के दौरान मानवता ने जागृति प्रणाली को समझ लिया था, वर्गों और जागृति के इर्दगिर्द समाज का पुनर्निर्माण किया। प्रथम अभयारण्य की खोज और मानचित्रण किया और नई सामाजिक व्यवस्था और शक्ति पदानुक्रम का गठन किया। पुनर्प्राप्ति के युग के बाद विकास का युग आया जो लगभग 150 वर्षों तक चला और आज तक जारी है। इस युग में सापेक्ष स्थिरता की 3 पूर्ण पीढ़ियां शामिल थीं, जिसके दौरान प्राचीन संघों और शक्तिशाली परिवारों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और मानवता ने अभयारण्य प्रणाली के माध्यम से अपनी प्रगति शुरू कर दी थी। वे वर्तमान में विकास के युग में रह रहे थे। लेकिन अगर यारा की समयरेखा सटीक थी तो इसका मतलब था कि मनुष्य 500 साल पहले इस क्षेत्र में था, पतन से 300 साल पहले जिसने पृथ्वी पर जागृति प्रणाली की शुरुआत की थी। अध्याय 129 रहस्यमय परोपकारी। चंद्रमा ने इतिहास के बारे में जो कुछ भी समझा उसके अनुसार यह असंभव था। जब तक चंद्रमा के दिमाग में कई परेशान करने वाले सिद्धांत बनने लगे, हर एक पिछले से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। सिद्धांत 1, पतन से पहले जागृति जैसी शक्तियों वाले मनुष्य थे। सिद्धांत 2, समयरेखा गलत है। या तो यारा के लोगों ने चक्रों की गलत गणना की या इस स्थान पर चंद्र चक्र अलग था। सिद्धांत 3, परोपकारी वास्तव में पृथ्वी से आया कोई इंसान नहीं था। इस विशाल ब्रह्मांड में अन्य मानव सदृश प्रजातियां भी हैं जिनका हमने अभी तक सामना नहीं किया है। एक बार जब हम संपर्क कर लेते हैं तो यह तथाकथित मानव हितैषी पूरी तरह से कुछ और संभवतः उनका दुश्मन बन सकता है। वह अंतिम सिद्धांत विशेष रूप से परेशान करने वाला था। यदि अन्य बुद्धिमान प्रजातियां होती जो मनुष्यों से इतनी मिलती जुलती होती कि उन्हें गलत समझा जा सके तो पहला संपर्क भयावह रूप से जटिल हो सकता है। हालांकि दोबारा सोचने पर तीसरा सिद्धांत संभव नहीं था, कम से कम इस बार तो नहीं। मनुष्य के लिए किसी दूसरे देश का होना और अंग्रेजी बोलना असंभव था। मून की अभिव्यक्ति ने उसकी आंतरिक उथल पुथल को दर्शाया होगा क्योंकि सेलिन ने करीब आकर फुसफुसाया, क्या हुआ? आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देखा हो। 6000 चंद्रचक्र, चंद्रमा ने फुसफुसाकर कहा। वह 500 साल हैं, सेलिन। जरा सोचो, पतन कब हुआ? मून ने अपनी परेशानियों के बारे में सीधे तौर पर नहीं बताया। यारा के कान मजबूत हो सकते हैं और भाषा की उसकी समझ के आधार पर वह उन्हें उस महान योद्धा के गैरवंशज के रूप में देख सकती है जिसके बारे में उसने बात की थी। यही कैसे? यारा ने उन्हें केंद्रीय आग की ओर ले जाना जारी रखा था, जाहिरा तौर पर उसके रहस्योद्घाटन के कारण होने वाले समझने के संकट से अनजान थी। एक बार मामला सुलझ जाने के बाद मून ने आगे जांच करने का फैसला किया। यह परोपकारी स्पष्ट रूप से सावी कबीले के लिए अत्यधिक महत्व रखता था और यह समझना कि वह वास्तव में कौन था या क्या था इस क्षेत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अभी उन्हें अपने कष्ट से उबरने के लिए आराम, भोजन और समय की आवश्यकता है। रहस्य कुछ और घंटे इंतजार कर सकते हैं। वे आज पहले ही असंभव से बच गए। इसके बाद ऐतिहासिक असंभवताओं का खुलासा हो सकता है। यारा ने उन्हें अपने कबीले द्वारा प्रदान किया जा सकने वाला बेहतरीन भोजन और आवास उपलब्ध कराया। आतिथ्य सत्कार वास्तव में आश्चर्यजनक था, जो कि आदिम जंगल बस्ती में रहने वाले लोगों से मून की अपेक्षा से कहीं अधिक था। उनका भोजन आश्चर्यजनक रूप से मानव खाना पकाने के तरीकों के समान था। शिकार किए गए जानवरों को साफ किया जाता था, काटा जाता था और विशेष मसालों के साथ खुली आग पर पकाया जाता था, जिससे जटिल, आकर्षक स्वाद पैदा होता था। मांस कोमल और अच्छी तरह से तैयार किया गया था। सब्जियां ताज़ा और अच्छी तरह से साफ की गई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज साफ सुथरी और सावधानी से तैयार की गई दिखाई दी। मून ने पहले सावधानी से खाया,
अधिक मात्रा में सेवन करने से पहले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए छोटे हिस्से का परीक्षण किया। पहले तो उसे चिंता हुई कि कहीं भोजन में जहर तो नहीं होगा, लेकिन वह चिंता शीघ्र ही दूर हो गई। सभी लोगों ने खाया और उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सेलीन से भी पूछा और उसे भी भोजन में कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने एक विशेष पाउडर का उपयोग किया था जिसे वह चुपचाप भोजन पर लगा देती थी। परिणाम नकारात्मक आया, जिसका मतलब था कि मानव शरीर में कोई जहरीला पदार्थ नहीं था। भोजन वास्तव में अच्छा था, भरपूर स्वाद से भरपूर था, जिसकी उसे सभी लोगों से उम्मीद नहीं थी। भोजन समाप्त होने के बाद मून और सेलीन ने विनम्रतापूर्वक खुद को यारा और एकत्रित सभी लोगों से माफ कर दिया और जल्दी जाने का कारण थकावट का हवाला दिया। यह पूरी तरह से झूठ नहीं था, वे अभी भी अपनी कठिन परीक्षा से थक चुके थे। सभी नेता और यारा दोनों ने उन्हें आरामदायक नींद की कामना की और जब वे तरोताजा होकर उठे तो सुखद आतिथ्य का वादा किया। मून और सेलीन ने अलग अलग आवास स्वीकार करने के बजाय एक ही आवास साझा करने का जानबूझकर निर्णय लिया। बर्फीले क्षेत्र में एक साथ दिन बिताने और उस दुःस्वप्न के दौरान आपसी सुरक्षा के लिए पास पास सोने के बाद वे एक दूसरे से विशेष रूप से शर्माते नहीं थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों से घिरे रहते हुए अलग होना जिन्हें वे वास्तव में नहीं जानते थे, मूर्खतापूर्ण होगा, भले ही सभी कितना भी मिलनसार क्यों न दिखाई दे। बिना किसी चेतावनी के स्थितियां किसी भी क्षण प्रतिकूल हो सकती हैं। एक साथ रहने से उन्हें एक दूसरे की निगरानी करने और धमकियों का तुरंत जवाब देने का मौका मिला। उनके पास निजी तौर पर चर्चा करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें भी थीं। एक बार अपने निर्धारित आवास के अंदर जाने के बाद मून और सेलीन को तुरंत नींद नहीं आई, जैसा कि उन्होंने अपने मेजबानों को बताया था। इसके बजाय वे एक दूसरे के सामने बैठ गए और धीमी आवाज में अपनी स्थिति पर चर्चा करने लगे। यह निश्चित रूप से एक छिपा हुआ क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि हमारे पिछले अनुभव के आधार पर हमें यहाँ कुछ विशिष्ट हासिल करने की आवश्यकता है। कुछ उद्देश्य हमें पूरा करना होगा या दुश्मन को हराकर बाहर निकलना होगा। सेलीन ने सहमति में सिर हिलाया। सर्दियों के क्षेत्र में हमें लगभग 10 दिनों के बाद अपना पहला सिस्टम संकेत प्राप्त हुआ, लेकिन वह सुराग अकेले पर्याप्त जानकारी नहीं था। हम केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि हमें एक जागृति से एक पत्रिका मिली जो हमसे पहले वहां फंस गई थी। उसके नोट्स ने कई चीजें बताईं जो हम नहीं जानते थे। चंद्रमा ने उस समय रेखा पर विचार किया। वास्तव में अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे कि उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इतनी जल्दी गैरेथ का सामना कर सके। हालांकि वह खतरनाक था और अंततः शत्रुतापूर्ण हो गया, उसने हमें लगभग सीधे लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उसके मार्गदर्शन के बिना विंटर के दिल को खोजने में हफ्तों या महीनों की अंधी खोज लग जाती। सोच विचार कर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या होगा अगर यहाँ भी वही पैटर्न हो? क्या होगा अगर सभी कबीला एक समान उद्देश्य पूरा करता है, जो कुछ भी हमें पूरा करने की जरूरत है उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, भले ही उन्हें एहसास न हो कि यह उनकी भूमिका है। सेलीन ने धीरे से सिर हिलाया। यह संभव है। आइए देखें कि चीजें स्वाभाविक रूप से कैसे विकसित होती हैं। अब तक इन लोगों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे उनके इरादों पर संदेह करता हो। वे अपने आतिथ्य और सम्मान में ईमानदार लगते हैं। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, उदास हो गई, जैसे कि कोई पुरानी दर्दनाक स्मृति अचानक सामने आ गई हो। कभी कभी करने के लिए सबसे अच्छी बात बस आगे बढ़ना है। हमें उस सबक को उस पर लागू करना चाहिए जो हमने सर्दियों में सहन किया था। चंद्रमा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां एक क्षण के लिए फैल गईं, उसे उसके शब्दों के पीछे एक गहरा अर्थ महसूस हुआ। सेलीन के शब्दों ने उसे अप्रत्याशित बल से प्रभावित किया, छिपे हुए स्थानों में उनके हाल के अनुभवों की तुलना में भावनात्मक क्षेत्र को कहीं अधिक गहरा कर दिया। सलाह कई स्तरों पर प्रतिध्वनित हुई, शीतकालीन क्षेत्र के बारे में हाँ, लेकिन अन्य चीजों के बारे में भी। कभी कभी सबसे अच्छी बात आगे बढ़ना है। यह सरल ज्ञान था, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे थे।
शायद कुछ चीजों को अंतहीन रूप से जांचने के बजाय बेहतर तरीके से स्वीकार कर लिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। आप सही कह रहे हैं, मून ने कुछ देर रुकने के बाद धीरे से कहा। जिसे हम बदल नहीं सकते या पूरी तरह समझ नहीं सकते, उस पर ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बर्बाद होती है। सेलीन थोड़ा मुस्कुराई, यह समझती हुई कि उसका समझौता सिर्फ उनकी तात्कालिक परिस्थितियों से परे था। बिल्कुल, हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, इस दायरे में बचे रहना, यहाँ जो भी उद्देश्य मौजूद है उसे पूरा करना और इस प्रक्रिया में मजबूत होना। वह खिंच गई, उसकी थकावट अंततः अब पकड़ में आ गई, क्योंकि एड्रेनालाइन पूरी तरह से फीका पड़ गया था। हमें वास्तव में अब आराम करना चाहिए। सबसे पहले कौन देखेगा? चंद्रमा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं पहली घड़ी लूंगा। तुम कुछ घंटों के लिए सो जाओ, फिर हम बदल लेंगे। सहमत हूं, सेलीन ने पहले ही आरामदायक बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे जगा देना। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं और वह अपने सपनों की दुनिया में महसूस करने लगी। मून दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था, कर्मचारी आसान पहुंच में थे, उसकी इंद्रियां अपने आसपास की निगरानी करने के लिए फैली हुई थीं। सेलीन के सोने से पहले मिराज उसके बगल में गहरी नींद में सो गया। बाहर वह रात में सावी बस्ती की शांतिपूर्ण आवाजें, उनकी भाषा में शांत बातचीत और आग की तेज आवाज सुन सकता था। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। अध्याय 130 परेशानी उत्पन्न होती है। अगला दिन बिना किसी घटना या धमकी के शांतिपूर्ण ढंग से आ गया। मून और सेलीन दोनों ने अपनी कष्टदायक परीक्षा से संचित मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त आराम किया था। नींद गहरी और उपचारकारी थी। उनके प्रवास के दौरान उन पर किसी ने भी हमला नहीं किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रात भर अपनी घूमने वाली घड़ी की शिफ्ट के दौरान दोनों को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ था। सावी ने योद्धाओं को अपने आवास के चारों ओर पदों पर रखा था। जब वे आराम कर रहे थे तो चुपचाप उनकी रक्षा कर रहे थे। इस अवलोकन ने उन्हें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाया, इस क्षेत्र में निश्चित रूप से खतरा था। यदि सावी लोग वास्तव में मित्रवत थे और सुरक्षात्मक गार्ड तैनात करने की आवश्यकता महसूस करते थे, तो इसका मतलब था कि उनके मेहमानों की सुरक्षा को खतरा था। क्या यह सावी समाज के भीतर के शत्रुतापूर्ण गुटों से था या आसपास के जंगल में खतरनाक राक्षसों से था, यह स्पष्ट नहीं है। किसी भी तरह सावी लोगों ने केवल शब्दों के बजाय कार्यों के माध्यम से खुद को भरोसेमंद साबित किया था। मून को उनके द्वारा इस तरह के विस्तृत धोखे को बनाए रखने का कोई तार्किक कारण नहीं मिला। वे कबीले के गृह क्षेत्र में संभावित रूप से सैकड़ों सावी योद्धाओं से घिरे हुए थे। यदि शत्रुतापूर्ण इरादा मौजूद होता तो स्थानीय लोग इस प्रदर्शन के बिना बहुत पहले ही इस पर कार्रवाई कर सकते थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि सावी लोग जल्दी जाग गए। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने बस्ती को छुआ, बच्चों के खेलने, महिलाओं के भोजन तैयार करने और शिकार पार्टियों का आयोजन करने वाले पुरुषों की आवाजें पूरे इलाके में घूमने लगीं। आइए बाहर चलें और देखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या योजना बनाई है, मून ने अपनी बैठने की स्थिति से खड़े होकर कहा। वे हमें इस जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। शायद हम उस रहस्यमय मानव परोपकारी के बारे में और भी जान सकते हैं। सेलीन ने भी सिर हिलाया और उठ गई। चल दर। जैसे ही वे अपने आवास से बाहर निकले, आसपास के सावी लोग स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गए। किसी ने तुरंत यारा को बुलाया, उनकी आवाज तुरंत बस्ती तक पहुंची। यारा 1 मिनट के भीतर आ गई, उसके चेहरे पर पहले दिन की तरह ही गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। सुप्रभात परोपकारी के सम्मानित वंशजों। मुझे विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से आराम किया है। चंद्रमा ने विनम्रता से हाथ उठाया। कृपया बस हमें हमारे नाम से बुलाएं। मैं मून हूं और यह सेलीन है। सम्मानित वंशज आरामदायक बातचीत के लिए बहुत औपचारिक है। यारा झिझक रही थी, उसकी विशेषताओं को पार करते हुए स्पष्ट असुविधा हो रही थी। लेकिन दान देने वाले की जाति के लोगों के साथ ऐसा परिचय उसकी स्मृति के प्रति अनादर होगा। हम जोर देते हैं, सेलीन ने धीरे से कहा।
हम यहाँ कुलीनों या प्राधिकारी व्यक्तियों के रूप में नहीं हैं, बस उन यात्रियों के रूप में जो मैत्रीपूर्ण मार्गदर्शन का उपयोग कर सकते हैं। कई मिनटों के कोमल अनुनय के बाद यारा अंततः एक शर्मीली मुस्कान के साथ मान गई। बहुत अच्छा मून और सेलीन, यह अजीब लगता है, लेकिन मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूंगा। यारा उन्हें बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के व्यापक दौरे पर ले गई और उन्हें सावी के दैनिक जीवन का विवरण दिखाया। उसने अपनी शिकार तकनीकों का प्रदर्शन किया, दोनों समुद्र के उथले इलाकों में जहां वे मछली पकड़ते थे और शंख एकत्र करते थे, और घने जंगल में जहां वे झाड़ियों के माध्यम से भूमि आधारित जानवरों को ट्रैक करते थे। जिन जानवरों का उन्होंने शिकार किया, उन्होंने चंद्रमा को काफी आश्चर्यचकित कर दिया। यारा वास्तव में मजबूत और ताकतवर थी। वह स्पष्ट रूप से 25 के स्तर पर थी, जो वर्ग विकास की दहलीज है। मून उसकी हरकतों से बता सकती थी कि वह एक विशेषज्ञ थी जिसने अनुभव के माध्यम से अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। यारा ने बिना किसी स्पष्ट प्रयास के खतरनाक जानवरों को मार डाला। उसके तीर हमेशा भयानक सटीकता के साथ अपने निशान ढूंढते थे, जैसे कि उसकी आंखों को चूकने की कोई संभावना ही नहीं थी। जिन प्राणियों का उसने शिकार किया, वे स्तर 20 से 23 स्तर तक के थे, दुर्जय खतरे जो चंद्रमा की उम्र के अधिकांश जागृत लोगों को चुनौती दे सकते थे। फिर भी यारा ने उन्हें बिना किसी समस्या के भेज दिया। जब वे तटरेखा के पास खड़े होकर सावी मछुआरों को जाल चलाते हुए देख रहे थे, तो कबीले के युवा सदस्यों का एक समूह स्पष्ट रूप से घबराहट में उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने अभी अभी जो दौड़ लगाई थी, उससे उनकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई थीं। यारा, यारा, वे अपनी मातृभाषा में हांफते हुए चिल्लाए। सेठवल तश एओरा, निशारा घरकेन वेल। अन्य बच्चों ने झट से सिर हिलाया, मानो अपने प्रवक्ता की बात की पुष्टि कर रहे हों। यारा का चेहरा गुस्से के ऐसे भाव से विकृत हो गया जो मून और सेलीन ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन यारा और बच्चों की शारीरिक भाषा ने उन्हें स्पष्ट विचार दे दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? चंद्रमा ने बुरा आभास महसूस करते हुए पूछा। यारा मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई, लेकिन समाचार से अभी भी खट्टा हो गया। विधर्मी, वे यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आए हैं। उन्होंने किसी तरह आपके आगमन के बारे में सुना और वे मांग कर रहे हैं। वह रुकी, उसकी अभिव्यक्ति में घृणा स्पष्ट थी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके हाथ जुड़ गए। वे आपका खून मांगते हैं। चंद्रमा की आंखें तुरंत कठोर हो गईं। क्या? हमारा खून? वे ऐसा क्यों चाहेंगे? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह जटिल है, यारा ने कहा, स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर संघर्ष कर रही थी कि अपने सीमित समय में कितना समझाया जाए। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी हमें तुरंत गांव लौटने की जरूरत है। हमारे कबीले के नेता सभी को वापस चाहते हैं। हम विधर्मियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, यदि संभव हो तो संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम इस भूमि पर खून नहीं फैलाना चाहते हैं। हत्या केवल और अधिक हत्या लाती है, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर वे ऐसा करने की हिम्मत करें। जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो उसकी आवाज ठंडी हो गई, मानो अपना रुख और संकल्प मजबूत कर रही हो। मून और सेलीन ने एक दूसरे पर नजर डाली। रास्ता दिखाए, हम अभी आपके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। लेकिन यारा, अगर बातचीत विफल हो जाती है और वे हमला करते हैं, तो मैं उन्हें मार डालूंगा, मून ने अपने स्टोरेज रिंग से अपने कर्मचारियों को बुलाते हुए कहा। यारा ने समझ में सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से राहत महसूस की कि वे घबरा नहीं रहे थे या उनके बारे में बुरा नहीं सोच रहे थे। बेशक, जरूरत पड़ने पर सावी कबीला अपनी जान देकर आपकी रक्षा करेगा। आप सम्मानित अतिथि हैं, और हम पर परोपकारी लोगों का न चुकाया जाने वाला कर्ज है। हमें परेशानी के लिए खेद है, हम बुरे हैं। वह उन्हें तीव्र गति से गांव के केंद्र की ओर वापस ले जाने लगी। रास्ते में उनका सामना सावी योद्धाओं से हुआ जो यारा के आदेश से मून और सेलेन के चारों ओर गिरते हुए थे। ये विधर्मी जो भी चाहते थे,
ऐसा लगता था कि सावी कबीला अपने मेहमानों को सौंपने के बजाय लड़ने के लिए तैयार था। मून ने उस वफादारी की सराहना की, यहाँ तक कि उसने खुद को एक और लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार किया, जो पहले से ही एक असंभव हिंसक यात्रा थी। वह पीछे हटने वाला नहीं था। अगर तथाकथित विधर्मियों में से किसी ने भी कुछ भी बेवकूफ़ी करने की हिम्मत की तो वह उन्हें मार डालेगा। यह इतना ही था। अध्याय 131 विधर्मी 1। श्वक लागत रस का तथाकथित विधर्मियों में से एक ने जहरीली फुसफुसाहट भरी, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसने सावी नेता की ओर आक्रामक तरीके से इशारा किया। सावी कबीले के नेता अपने ऊपर स्पष्ट आक्रामकता के बावजूद शांत बने रहे। उनकी मुद्रा से डर या कमजोरी की बजाय ताकत और अधिकार का पता चलता था। उन्होंने शांति से जवाब दिया, उनकी स्थिति स्पष्ट और अटल थी। वक्त शकारक। विधर्मी बढ़ती शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजरें निकट आती हुई किसी हलचल पर पड़ी। उसकी नजर किनारे से आ रही आकृतियों पर पड़ी, पहले यारा, फिर दो इंसानों पर जिन्होंने उनकी जमीन में घुसपैठ की थी। उसकी फुसफुसाहट नाटकीय रूप से तेज हो गई, शुद्ध घृणा से भरी हुई, जिसका उसके साथियों ने तुरंत अनुसरण किया। पूरे विधर्मी प्रतिनिधिमंडल ने आक्रामक आवाजें निकालना शुरू कर दिया। उनकी शारीरिक भाषा हर गुजरते सेकंड के साथ और अधिक हिंसक होती जा रही थी। कुछ अधिक जोशीले विधर्मी स्वयं को रोक नहीं सके। वे तुरंत आगे बढ़े, सावी की रक्षात्मक रेखा को तोड़ने का प्रयास किया और मून और सेलीन को बलपूर्वक बंधक बना लिया। सावी योद्धाओं ने उन्हें तुरंत अपने शरीर से रोक लिया, बिना किसी डर के समान क्रूरता के साथ विधर्मियों पर पलटवार किया। चंद्रमा की नजर तथाकथित विधर्मियों पर पड़ी और उनकी उपस्थिति और उपकरणों को सूचीबद्ध किया। उनके पास सावी लोगों के समान शारीरिक विशेषताएं थीं, वही नीली त्वचा, वही सामान्य शारीरिक संरचना, स्पष्ट रूप से वही प्रजाति। लेकिन उनकी प्रस्तुति बिल्कुल अलग थी। उनके कपड़ों में छोटे जीवों की हड्डियों से सजे हार, कंगन और बेल्ट के साथ सहायक उपकरण के रूप में हड्डियां शामिल थीं। लाल रंग ने उनके चेहरे के कुछ हिस्सों को एक पैटर्न में ढक दिया, जिसे वे सभी साझा करते थे। वे पूरी तरह से पागल, चरमपंथी जैसे दिखते हैं, जिनके ऊपर हिंसक विचारधारा लिखी हुई है। मून ने गंभीर रूप से सोचा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। गतिरोध तब और बढ़ गया जब दोनों समूह तनावपूर्ण स्थिति में एक दूसरे के सामने आ गए। सावी नेता थोड़ा आगे बढ़े, सीधे विधर्मी नेता से नपेतुले स्वर में बात करने लगे, संभवतः हिंसा अपरिहार्य होने से पहले बातचीत का प्रयास कर रहे थे। मून यारा के करीब झुक गया और तुरंत फुसफुसाया, वे क्या कह रहे हैं? हमें समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। यारा ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी और उसने शांत स्वर में अनुवाद करना शुरू किया। प्रमुख उन्हें बता रहे हैं कि अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप हमारे संरक्षण में सम्मानित अतिथि हैं। हम आपको अपने खून की तरह मानते हैं और हम आपको कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जब विधर्मी नेता ने तीखे शब्दों में जवाब दिया तो वह रुक गई। विधर्मी नेता तर्क दे रहे हैं कि आप छिपे हुए एजेंडे वाले दुश्मन हैं। उनका दावा है कि आप हमारे तरीकों को भ्रष्ट करने और हमारी संस्कृति को भीतर से नष्ट करने आए हैं। यह बेतुका है। हम वस्तुतः कल ही आए हैं। सेलीन बोलने से खुद को नहीं रोक सकी, उसके चेहरे पर घृणा के भाव झलक रहे थे। उन्हें कोई परवाह नहीं है, यारा ने कड़वाहट से कहा। विधर्मियों का मानना है कि हमारी जाति श्रेष्ठ प्राणी है। हमारी जाति से परे कुछ भी दुश्मन हैं जिन्हें बिना किसी दया या बातचीत के मार दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे वह विचारधारा का विस्तार करती गई, उनकी आवाज में घृणा झलकती गई। उनके पूर्वजों ने 500 साल पहले जब परोपकारी पहली बार आए थे तब उनके बारे में वही चरम विश्वास रखा था। उनके पास उनके कट्टर पूर्वजों द्वारा लिखे गए प्राचीन ग्रंथ, स्क्रॉल और तख्तियां हैं जिन्हें वे पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं। लेकिन उन लेखों को नफरत और भय से दूषित कर दिया गया था। हिंसा और जेनोफोबिया को उचित ठहराने के लिए तोड़मरोड़ कर पेश किया गया था। यारा के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। वे सब कुछ पैतृक विधर्मियों द्वारा लिखी गई इन भ्रष्ट लिपियों पर आधारित करते हैं।
इसीलिए हम उन्हें विधर्मी कहते हैं। वे उस सच्चे मार्ग से टूट गए हैं जिसका अनुसरण हमारे लोग करते थे जब परोपकारी ने हमें बेहतर रास्ता दिखाया था। उन्होंने सहयोग और समझ की उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया, इसके बजाय घृणा और अलगाव के पुराने तरीकों से चिपके रहे। मून ने इस जानकारी को तेजी से संसाधित किया। तो वे मूलतः एक टूटा हुआ गुट हैं जिसने परोपकारी के प्रभाव के बाद आपके सांस्कृतिक विकास को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, यारा ने पुष्टि की। जब परोपकारी ने हमारे पूर्वजों को विलुप्त होने से बचाया और हमें अपनी भाषा और तरीके सिखाए, तो हमारे अधिकांश लोगों ने कृतज्ञतापूर्वक परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ विधर्मियों के पूर्वजों ने इसे संदूषण के रूप में देखा। वे जंगल में भाग गए और तब से अलगाव में रह रहे हैं। अब हम आ गए हैं, जो संभवतः उन भ्रष्ट ग्रंथों से उनके सभी सबसे बुरे डर और नकली भविष्यवाणियों की पुष्टि करता है। हाँ, यारा ने गंभीरता से कहा। संभवतः वे आपको आक्रमण के अगुआ के रूप में देखते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी भयावह चेतावनियां हर समय उचित थीं। विधर्मी नेता की आवाज तेज हो गई, उसके शब्द और अधिक आक्रामक हो गए। उसके कई योद्धा हथियार तैयार करके आगे बढ़ने लगे। वह अब क्या कह रहा है? चंद्रमा ने तुरंत पूछा। यारा का चेहरा पीला पड़ गया। वह मांग कर रहा है कि हम आपको तुरंत सौंप दें। उसका दावा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपका खून बहाया जाना चाहिए। अगर हम इनकार करते हैं, वे हमला करेंगे, चंद्रमा ने गंभीर रूप से समाप्त किया। यारा ने कहा, प्रमुख रक्तपात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह वैकल्पिक समाधान की पेशकश कर रहा है, श्रद्धांजलि, क्षेत्रीय रियायतें, लड़ाई को रोकने के लिए कुछ भी। लेकिन विधर्मियों को समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं है। चंद्रमा के कारण स्थिति तेजी से बिगड़ती दिख सकती है। विधर्मी योद्धा फैल रहे थे, पार्श्व स्थिति ले रहे थे। यह बातचीत नहीं थी, यह हमले की तैयारी थी। यारा, मून ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता से कहा, अपने प्रमुख से कहें कि अगर हमला किया गया तो सेलीन और मैं अपना बचाव करेंगे। हम खुद को कैद या बलिदान नहीं होने देंगे। लेकिन हम सभी कबीले के नेतृत्व का पालन करेंगे कि पहले हमला करना है या उनके प्रतिबद्ध होने का इंतजार करना है। यारा ने सिर हिलाया और तुरंत मून के शब्दों को उनकी भाषा में प्रमुख को बता दिया। सावी नेता की अभिव्यक्ति में गंभीर स्वीकृति दिखाई दी। उन्होंने आखिरी बार विधर्मियों को जवाब दिया। उनका लहजा कूटनीतिक से चेतावनी की ओर बदल गया। विधर्मी नेता ने तिरस्कारपूर्वक जमीन पर थूक दिया। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की आंखों में बंद होने से पहले सभी के चारों ओर देख रही थीं। फिर विधर्मी ने अपने लोगों के साथ पीछे हटने से पहले कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि यह खत्म नहीं हुआ है और वे तुम्हें लेने के लिए वापस आएंगे, यारा ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति थी। चंद्रमा की आंखें ठंडी होकर चमक उठीं और अपने मन को निर्देशित करते हुए कहा, उनके मजबूत होने का इंतजार क्यों करें? इससे पहले कि वे बड़ी संख्या में हम पर हमला करें, आइए अब उन सभी को मार दें। यारा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कृपया शांत हो जाइए। मैंने आपसे कहा, यह हमारा तरीका नहीं है। हत्या करने से केवल और अधिक हत्याएं होती हैं। नेता कभी भी लड़ाई शुरू नहीं करेगा और हमारी जाति के बीच इसे बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। हमारी जाति कभी भी अपने ऊपर हमला नहीं करेगी, भले ही उनकी विधर्मी विचारधारा हो, जब तक कि वे पहले हमला न करें। यह हमारा सावी तरीका है। चंद्रमा ने आहें भरने से पहले पीछे हटती आकृतियों को घूरकर देखा। ठीक है। समझने के लिए धन्यवाद, यारा ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देखा।